लास्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे फॉर्म होता है इसका कॉन्सेप्ट बता दिया। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखना है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। तो द नेक्स्ट टाइटल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए वही सारे रूल अप्लाई होते हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में अप्लाई होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के हम लोग पॉली एक्सियल प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल और हर्ट्ज रूल फॉलो करते हैं। वैसे ही आइडेंटिकल रूल्स यहाँ पे भी होते हैं, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, filling of electron in molecular orbital, filling of electron in molecular orbital follows similar rules as used for filling of electron in atomic orbitals. As used for filling of electron, filling of electron in molecular orbitals. ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन के फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो भी रूल फॉलो किए जाते हैं इलेक्ट्रॉन के फिल करने के, वही वैसे ही रूल हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए यूज करते हैं। तो उसमें आपको देखो 3 रूल्स वहाँ पे याद थे, पॉली एक्सियल प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल एंड हर्ट्ज रूल। तो वैसे ही सिमिलर रूल्स यहाँ पे 1 बाय 1 सेट करते हैं। तो पॉली एक्सियल प्रिंसिपल के हिसाब से किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं ऑपोजिट स्पिन के। वही सेम रूल यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए लग जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं विद द ऑपोजिट स्पिन। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में 2 ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बस वही रूल यहाँ पे भी लगेगा। उस चीज को लिखिए, इन अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, maximum of 2 electrons can be filled with opposite spin. Maximum of 2 electrons can be filled with opposite spin. ठीक है, तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में पॉलीजेस्टोन था, बिल्कुल वैसे ही रूल यहाँ पे भी फॉलो करना है। ऑपोजिट स्पिन के 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। दूसरा रूल क्या था वहाँ पे कि जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते थे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होती थी। वही काम यहाँ पे भी होगा। तो अगला रूल लिखते हैं जिसको वहाँ पे अफबाउ प्रिंसिपल बोलते थे, वही रूल यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place in the increasing order of energy filling of electron takes place in the increasing order of energy filling of electron takes place in the increasing order of energy। हमारे कोर्स में अप टू एटॉमिक नंबर 20 तक का कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है हमें। तो उसके लिए जो ऑर्डर है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग 2 ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो लिखेंगे अप टू एटॉमिक नंबर 14, या और सिंपली लिखेंगे तो अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो इलेक्ट्रॉन्स फिल करने तो बेटर रहेगा, अब इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में लिखो। तो राइट डाउन अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। जो ऑर्डर फॉलो करते हैं वो होता है सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, देन पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये आपका फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रूल है। आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। दिस इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 14 तक के लिए ऑर्डर काम करेगा। सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। तो देखो इस फिलिंग में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो
यहाँ पे देखो पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई को सिग्मा टू पी जेड से पहले फिल किया जा रहा है। इसका लॉजिक होता है एस एंड पी की इंटरमिक्सिंग। तो ये चीज़ जरा नीचे अलग से नोट बना के लिख लीजिए। इन द अबव ऑर्डर in the above order, pi 2px and pi 2py are filled before sigma 2pz due to sp intermixing in B2, C2 and N2। तो नॉर्मली यही 40 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तक जाएंगे, या इन्हीं के जो भी डेरिवेटिव्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। B2, C2 एंड N2। तो एस और पी की इंटरमिक्सिंग होने की वजह से पाई टू पी एक्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई की जो एनर्जी है वो सिग्मा टू पी जेड से कम होती है। ठीक है। तो अब अगर हम 14 से आगे वाले सिस्टम के लिए फॉलो करें तो फॉर 15 टू 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी लिखेंगे तो दिस ऑर्डर इज सिग्मा 1s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, देन सिग्मा 2s सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, उसके बाद सिग्मा 2pz पाई 2px पाई 2py, उसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px पाई एंटी बॉन्डिंग 2py और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर एनर्जी होगी और आप आसानी से समझ सकते हो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है। सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती है और पाई बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है। तो जो बॉन्डिंग कम एनर्जी होगा तो उसका एंटी बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगा। इसलिए लास्ट में देखिए सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz आ रहा है। ये हमारा 15 से लेकर 20 तक के इलेक्ट्रॉन सिस्टम में यूज करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट आप सबको ही पता होगा कि इलेक्ट्रॉन जब भी रिमूव करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल वाला रूल लगता है। तो अगर आप किसी भी सिस्टम से बेस कंपाउंड लिखेंगे सबसे पहले और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव कर ले तो वो वैसे रूल फॉलो होंगे जैसे सबसे वफा टर्म में होता था। जैसे आपने Fe से Fe2+ बनाना है तो पहले Fe का कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, फिर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। सिमिलरली Fe अगर Br- लिखना है तो Br के सिस्टम को पहले लिखते हैं और फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं। ठीक है। तो ये वही रूल फॉलो करेंगे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के केस में करते थे, वही चीज़ यहाँ पे भी लिख लीजिए। तो अगले पॉइंट में लिखिए एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन follows same rule as it was for atomic orbital। यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव हमेशा आउटर मोस्ट शेल से करेंगे और फिलिंग ऑर्डर तो जो ऊपर वाला है वही फॉलो होगा। तो अगर कैटायन फॉर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूवल के लिए दो रूल लगाएंगे तो आउटर मोस्ट शेल से निकाल देना, यानी आउटर मोस्ट या हाईएस्ट एनर्जी लेवल से रिमूव कर देना है। और अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो एडिशन तो ऊपर वाले रूल से होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल करते हुए चले जाना। ठीक है, दो रूल समझ गया पहले आप। इसका तीसरा रूल वहाँ पे हंस रूल फॉलो करते थे जो डीजेनरेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स में लगाते थे। जिन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती थी उनमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है और फिर पेयरिंग होती है। तो वही रूल यहाँ पे भी लगेगा। तो इसमें लिखो फॉर डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी। For degenerate molecular orbital, pairing will not take place till pairing will not take place till an electron of similar spin
is filled in each molecular orbital. तो जब तक हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन का फिल नहीं हो जाएगा तब तक पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आप देखो डीजेनरेसी दो जगहों पे, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई सेम एनर्जी है, और पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी एक्स और पाई एंटी बॉन्डिंग टू पी वाई सेम एनर्जी है। तो इनकी फिलिंग में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा फिर पेयरिंग होगी। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? ये लॉजिक समझ गया कि नहीं? तो बॉक्स डायग्राम से बना के देख लो इस चीज को। अगर ये हमारे पास पाई टू पी एक्स है और ये पाई टू पी वाई है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होगी? पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर पेयरिंग होगी, फिर तीन, फिर चार। समझ आया? मैंने जो नंबर डाला है वो ऑर्डर ऑफ फिलिंग है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन, ऐसे फिल होगा। और ये चीज़ एंटी बॉन्डिंग में भी देखेंगे तो वहाँ भी सेम लॉजिक लगेगा, क्योंकि वो भी डीजनरेट है। ये अगर दोनों पाई एंटी बॉन्डिंग के केस है तो भी सिमिलर फॉलो होगा। तो अगर एग्जाम्पल लिखना है तो ये एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये आपको फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का रूल पता चल जाएगा डीजनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए। देखिए बॉन्ड ऑर्डर, इट रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन बिटवीन टू एटम्स। और बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाई टू। ठीक है, अब देखो इसका इंटरप्रिटेशन समझना है। अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर या किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर जीरो आ गया तो उसका मतलब होता है नो बॉन्ड्स। और अगर दो एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है इसका मतलब मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसका एक ही लॉजिक है, आपको जीरो बॉन्ड ऑर्डर प्रूव कर देना है। तो जिस भी मॉलिक्यूल के केस में जीरो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा केस अगर बॉन्ड ऑर्डर वन आ गया तो ये सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। तो जिन भी मॉलिक्यूल्स के बीच में आप सिंगल बॉन्ड जानते हैं उन सब में बॉन्ड ऑर्डर वन आएगा। एग्जाम्पल लिखना है तो देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली वन आएगा। क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी वन आएगा। क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है। तो जितने भी केस आप जानते हो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं वो सब बॉन्ड ऑर्डर वन के केस हो जाएंगे। बिना कुछ कैलकुलेट करे आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर कभी भी टू आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। डबल बॉन्ड का एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन का केस ले लो, O2 O डबल बॉन्ड हो। अगर हमारा बॉन्ड ऑर्डर थ्री आ जाएगा तो ये ट्रिपल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। इसका एग्जांपल लिखना है तो जैसे नाइट्रोजन का केस ले लो, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो जिनके स्ट्रक्चर्स आपको डायरेक्टली पता है उसको बॉन्ड ऑर्डर आप डायरेक्टली स्ट्रक्चर से भी फाइंड आउट कर सकते हो। अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा फ्रैक्शन आया, बॉन्ड ऑर्डर अगर हमारा नॉन इंटीजर वैल्यू आई यानी फ्रैक्शनल वैल्यू आई, ये केस ऑफ रेजोनेंस होगा। ये आपका हो जाएगा केस ऑफ रेजोनेंस विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो चीज़ हम रेजोनेंस से एक्सप्लेन करते थे वो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर से एक्सप्लेन होगी। तो अगर किसी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर नॉन इंटीजर वैल्यू आएगा तो ये रेजोनेंस का केस हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे सबसे पहले एग्जांपल लिखे, हमने सपोज करो कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर बनाया। तो कार्बोनेट आयन के आपको पता है तीन रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो अगर आपको इसका बॉन्ड ऑर्डर लिखना पड़ेगा तो आप ध्यान से देखो, हर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड तो हर स्ट्रक्चर में, और एक पाई बॉन्ड जो है वो मूव करता जा रहा है तीनों केस में। तो अगर हमें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो दो तरीके होते हैं। अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड निकालोगे तो एक बॉन्ड तो सब में है, और एक पाई बॉन्ड तीन जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका एक बॉन्ड के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ, 1/3। तो आप सीधे 4/3 लिख सकते हो। या फिर इसका एक और तरीका होता है, सीधा फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल
अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अप्लाई कर दो आप, तो भी बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। तो आप देखो इस मॉलिक्यूल में टोटल कितने बॉन्ड हैं, 4, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो 4/3 आएगा इसका। ये भी रेजोनेंस से आप डायरेक्टली इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन बिना लिखे भी बॉन्ड ऑर्डर पता चल जाएगा। समझ आ गई टेक्निक। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के दो तरीके हुए, या तो आप इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड काउंट कर लो। इफेक्टिव नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे काउंट करा हमने, कि आप देखो कार्बोनेट के स्ट्रक्चर में हर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, और एक पाई बॉन्ड 3 स्ट्रक्चर्स में मूव कर रहा है, तो एक स्ट्रक्चर के पास इफेक्टिवली 1/3 पाई बॉन्ड आएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 4/3 बन जाएगा। और अगर आप फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो भी आपको समझ आ जाएगा 4 बॉन्ड है और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो उससे भी देखिए आपका बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ पीओ बॉन्ड इन फॉस्फेट एंड सीएलओ बॉन्ड इन ClO4 माइनस। तो देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, तो फॉस्फेट आयन में देखो आपके पाई बॉन्ड जो है वो 4 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आपको सीधे बॉन्ड ऑर्डर लिखना है, तो वी कैन राइट बॉन्ड ऑर्डर एज, एक बॉन्ड तो सब जगह, और 1/4 बॉन्ड इफेक्टिव बन रहा है पाई बॉन्ड के डिस्ट्रीब्यूशन से, तो 5/4 लिख लो। या दूसरा केस फॉर्मूले से लिखना है, तो टोटल 4 बॉन्ड है, सॉरी टोटल 5 बॉन्ड है और 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली 5/4 आ जाएगा। ClO4 माइनस में चेक करेंगे, तो उसमें देखो बॉन्ड ऑर्डर अगर लिखेंगे तो एक सिंगल बॉन्ड तो सब जगह, और 3 पाई बॉन्ड 4 जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, 3/4, तो ये 7/4 बन जाएगा। और डायरेक्ट निकालना है, तो देखो एक मॉलिक्यूल में 7 बॉन्ड है और टोटल 4 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है, तो 7/4 डायरेक्ट भी आ जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फिगरेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, मतलब पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म डिसाइड करना है, एंड फाइंड बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक मोमेंट। बॉन्ड ऑर्डर मतलब समझ गया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बाई 2 करके निकालना है। और मैग्नेटिक मोमेंट आपको फॉर्मूला पता है, √N(n+2) बोर मैग्नेट्रॉन एंड इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम हाइड्रोजन से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के केस में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सिग्मा 1s2, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 0 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं इसलिए डायमैग्नेटिक। He2 का केस चेक करेंगे तो इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 करा, बॉन्ड ऑर्डर 0 आ गया। और अभी आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा तो ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसके बाद Ni2 के लिए चेक करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 2 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1, मॉलिक्यूल हो गया डायमैग्नेटिक। ठीक है, Be2 निकालोगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ऑर्डर आपको पहले ही बता रखा है, अप टू 14 अलग ऑर्डर फॉलो करेंगे, 15 ऑनवर्ड्स अलग ऑर्डर फॉलो करेंगे। B2 का कैसे चेक करेंगे तो इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px1, पाई 2py1। तो टोटल देखो 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, 6-4/2 करा, बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। अब यहाँ पे देखो पाई एंटी बॉन्डिंग वाले जो दो केस हैं, यहाँ पे देखो पाई 2px1, पाई 2py1 दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और पैरामैग्नेटिक हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा √N(n+2) बोर मैग्नेट्रॉन फॉर्मूला लगाएंगे, तो n की जगह 2 पुट कर देंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट √8 बोर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट फॉर्मूला पता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, √N(n+2) बोर मैग्नेट्रॉन, n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चीज C2 के लिए चेक करेंगे तो इट इज सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, पाई 2px2, पाई 2py2। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 करा, बॉन्ड ऑर्डर 2, डायमैग्नेटिक। नाइट्रोजन के लिए चेक करेंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो देखो 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 करा, बॉन्ड ऑर्डर 3, मॉलिक्यूल का टाइप हो गया डायमैग्नेटिक, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्ड। आप देखो इसके बाद O2 पे पहुंचे तो 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 15 के आगे वाला ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखो पाई 2px2, पाई 2py2 जो है वो सिग्मा 2pz2 के बाद फिल होगा। ध्यान से देखो ये चीज़ फिलिंग इसके बाद होगी।
तो 16 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1। तो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हुए 6, 10, एंटी बॉन्डिंग में हुए 6, तो 6 माइनस 10/2 करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे ध्यान से, आर यू एबल टू नोटिस कि ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखिए यहाँ पे। तो पैरामैग्नेटिक और अगर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे तो रूट ऑफ 8 बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अंडर रूट ऑफ Nn+2 बोहर मैग्नेट्रॉन फॉर्मूला लगाएंगे, सो इट कम्स आउट टू बी √8 बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, फ्लोरीन के लिए चेक करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, और यहाँ देखो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2। तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 10 माइनस 8/2, यानी कि 1 मॉलिक्यूल हो गया डायमैग्नेटिक। अब इसी तरह से Ne2 चेक करेंगे तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 20, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2, और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz2। 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 10 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 0, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब इसी जैसे थोड़े हेट्रोन्यूक्लियर केसेस भी अगर चेक कर लें तो जैसे CO है, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है 6, ऑक्सीजन के पास है 8, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो नाइट्रोजन की तरह कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। Cn माइनस में जाएंगे तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 6 + 7 13, और एक माइनस की वजह से 14, ये भी अभी 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम ही है। तो फिलिंग वैसे ही कर देंगे, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 कर देंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक। अब देख रहे हैं NO+। अब यहाँ पे देखो थोड़ा चेंज है, NO+ में नाइट्रोजन पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन पास 8 इलेक्ट्रॉन है, टोटल 15 हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 15 की तरह से, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी 15 की तरह से, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे। तो देखो सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। अब देखो सिग्मा 2pz2 पहले भरा, पाई 2px2, पाई 2py2, और अगर हम NO का कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे होते तो यहाँ पे ये चीज़ आती फर्दर, पाई 2p, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1। और चूंकि NO+ है तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, तो जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, जैसे इलेक्ट्रॉन निकाला तो कॉन्फ़िगरेशन ये वाला आ गया। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 4 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 आ रहा है, तो बॉन्ड ऑर्डर 3, मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक। अब पहुंचे O2+ में, तो O2+ मतलब O2 के कॉन्फ़िगरेशन में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना है। तो देखो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 होता है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पे, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1 वाला इलेक्ट्रॉन निकाल दो, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1 बचा, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे तो मॉलिक्यूल में 10 बॉन्डिंग, 5 एंटी बॉन्डिंग, बाई 2 करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। मॉलिक्यूल का नेचर कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसा हुआ, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। नेगेटिव मोमेंट निकालेंगे तो √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट केस चेक करेंगे O2-। में देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया, तो पाइट्स एंटी बॉन्डिंग 2px1 में देखो एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, तो भी एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में 10, एंटी बॉन्डिंग में 7/2 करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर 1.5, मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट √3 बोहर मैग्नेट्रॉन। O2 - करेंगे तो देखो पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सिग्मा 1s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2, पाई 2py2, पाई एंटी बॉन्डिंग 2px2, और पाई एंटी बॉन्डिंग 2py2। 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, 8 एंटी बॉन्डिंग में, बाई 2 करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 1, डायमैग्नेटिक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, दो आयंस को पहचानना सीख लो। अगर कहीं पे भी O2- लिखा होगा तो उसको सुपर ऑक्साइड आयन बोलते हैं, विच इज दिस वन। ये देखो सुपर ऑक्साइड आयन पैरामैग्नेटिक आ रहा है, और अगर हम इसका यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट भी लिख दें साथ में, तो ये √3 बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा, यानी कि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और अगर O2 - आयन ले लेते हैं हम लोग, तो ये हमारा परऑक्साइड आयन हो जाता है। परऑक्साइड आयन डायमैग्नेटिक होता है। समझ में आई आपको ये बात, परऑक्साइड आयन डायमैग्नेटिक होता है, सुपर ऑक्साइड आयन पैरामैग्नेटिक होता है। तो अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड,
ये दोनों आयन डील करने आने चाहिए, पर ऑक्साइड आयन पैरामैग्नेटिक, सुपर ऑक्साइड आयन डायमैग्नेटिक आयन। पहचानेंगे कैसे? O2 माइनस इज सुपर ऑक्साइड एंड O2 माइनस इज पर ऑक्साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दो टेक्निकल टर्म यूज किए जाते हैं। एक टर्म होता है LUMO। LUMO मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। We use a term LUMO. This is for lowest unoccupied molecular orbital, यानी कॉन्फ़िगरेशन फिल करने के बाद वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड है और लोएस्ट एनर्जी का है, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो अनऑक्यूपाइड है और लोएस्ट एनर्जी का है, वो उसको बोलते हैं LUMO। और दूसरा ऑर्बिटल होता है HOMO। दिस इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मतलब वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हाईएस्ट एनर्जी का और फिल्ड है। ठीक है, तो अब जैसे मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखे, तो क्वेश्चन में लिखो फाइंड LUMO for O2 and HOMO for C2। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन है कि आपको ऑक्सीजन के लिए लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताना है और कार्बन के C2 के लिए आपको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताना है, तो उसके लिए आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप O2 का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से समझिए सबसे पहले स्टेप में। तो अगर हम यहाँ पे O2 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, देखिए यहाँ से, दिस इज कॉन्फ़िगरेशन फॉर O2। अब इस कॉन्फ़िगरेशन में आप ध्यान से देखो, जहाँ तक ऑक्यूपाइड है हमें क्या फाइंड आउट करना है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखना है जो अनऑक्यूपाइड है और लोएस्ट एनर्जी का है। तो देखो अभी इसमें जितने ऑर्बिटल लिखे हो तो सब फील्ड है, तो उसके बाद अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा? इसका अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर होगा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p(z), इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। कॉन्फ़िगरेशन में जो ऑर्बिटल अनऑक्यूपाइड है लोएस्ट एनर्जी, दैट इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2p(z). यही काम C2 का, आपको हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल निकालना है। अब यहाँ पे C2 का कॉन्फ़िगरेशन देख लो, तो अगर हम C2 का कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे लिखेंगे, तो इन केस ऑफ C2 देखो, अब हमें ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ढूंढना है जो हाईएस्ट एनर्जी है। तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई एंटी बॉन्डिंग टू पाई बॉन्डिंग पाई 2p(x2) पाई 2p(y2) है, और दोनों ऑक्यूपाइड है और ये हाईएस्ट एनर्जी इस लिस्ट में है। तो अगर हम यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे तो हो जाएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, जो कि दोनों बराबर एनर्जी है, इसलिए दोनों लिखे जा सकते हैं। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? सो विल स्टॉप हियर। अगली क्लास में फिर इसके आगे बॉन्ड ऑर्डर के बाकी एप्लीकेशन सिखाऊंगा। थैंक यू।